नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू हिंदी हॉरर्स। इस चैनल पर मैं आपको सुपर नेचुरल और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनाता हूँ जो कि रियल लाइफ के किस्सों और इंसिडेंट्स पर आधारित हैं। सो सिट बैक विद योर फेवरेट ड्रिंक, रिलैक्स एंड एंजॉय द स्टोरी। मेरा नाम मयंक है। ये बात तब की है जब मैं 15 साल का रहा होऊंगा। हर गर्मी की छुट्टियों में हम अपने दादा दादी के यहाँ गांव आते थे। मेरे पापा 3 भाई थे, तो गर्मी की छुट्टी में मेरे चाचा ताऊ भी अपने परिवारों के साथ गांव में आते। तो हम कुल मिलाकर 7 से 8 बच्चे हो जाते थे। हम बच्चे दिन भर अलग अलग तरीके के खेल खेलते, पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ते और रात को सोने से पहले दादा और दादी से कहानियाँ भी सुनते। जब भी कहानियों वाली रात होती थी तो घर के बड़े भी आकर के साथ में बैठ जाते। कहानियों के कई विषय होते थे। कभी कभी वो अपने बचपन के किस्से सुनाते, कभी कभी जंगल से गांव में आए जानवरों के किस्से, तो कभी कभी भूत की कहानियाँ भी सुनने को मिलती। ये ऐसी ही एक कहानी की रात थी और कहानियों का टॉपिक था हॉरर। सभी लोग एक के बाद एक कहानियाँ सुना रहे थे। मेरा ध्यान दादाजी पर गया। वो थोड़े से असहज लग रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता था कि दादाजी भूत की कहानियों से डर जाए, तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। फिर लगा कि शायद दादाजी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहने में हिचक रहे हैं। आखिरी कहानी ख़त्म होने पर मैंने दादाजी से पूछा, क्या आपके पास भी कोई कहानी है दादाजी? दादाजी ने धीरे से हाँ कहा, फिर बोले, है तो सही, लेकिन पता नहीं तुम यकीन करोगे कि नहीं। दादाजी ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो भी किस्से या कहानी सुनाए जाते हैं वो या तो किसी दूसरे के साथ हुए थे या फिर सच में कहानी ही थे। दादाजी ने फिर आगे बोलना जारी रखा, ये एक सच्चा किस्सा है जो मेरे साथ फ़ौज के ज़माने में हुआ था। आज तक मैंने ये किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं पहली बार देश के बाहर था और अगर मैं किसी को बताता भी तो भी कोई यकीन नहीं करता। अब तक हम सब बच्चे उत्साहित हो चुके थे। हम जानना चाहते थे कि दादाजी आखिर क्या कहने वाले हैं। हम सभी के चेहरे पर छाई उत्सुकता को देखकर दादाजी ने कहानी शुरू की। ये बात तब की है जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय मैं दूसरे देश में था। हमारी टुकड़ी में बस मैं और मेरे कुछ साथी ही बचे थे। दुश्मन सैनिकों से बचने के लिए हम जंगल में छुपे थे। हमें खबर मिली थी कि जंगल की एक नदी के उस पार हमारी फौजियों का एक छोटा सा कैंप है, इसलिए हम छुपते हुए वहीं जा रहे थे। हम बस 5 लोग बचे थे। दुश्मन हम पर हमला करके 5 को एक साथ ना पकड़ ले, इसलिए हम एक दूसरे से कुछ दूरियों पर चल रहे थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ पूरे समय संपर्क में थे। अभी हम अपनी मंजिल से काफ़ी दूर थे। तभी हमने ध्यान दिया कि हमारा जो साथी सबसे आगे चल रहा था उससे संपर्क कट गया है। हम सभी दबे पैर उसे ढूंढने लगे। ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए हम जंगल के उस हिस्से में फैल गए। मैं उसको ढूंढ ही रहा था कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ये किसी इंसान की कराहने की आवाज़ थी। मैं आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगा। अब मैं आवाज़ के इतना पास आ चुका था कि आवाज़ साफ साफ समझ में आ रही थी। यह हमारे उसी साथी की कराहने की आवाज़ थी। मैं आवाज़ के और करीब दबे पैर जा रहा था। मैंने अपनी दूरबीन भी निकाली और आवाज़ की दिशा में देखने लगा। मैंने देखा दूर वहाँ पेड़ के साथ टिककर हमारा साथी खड़ा था, लेकिन वो बंधा हुआ था। वो पूरा खून से लथपथ था। उसके पेट पर किसी धारदार हथियार से कई बार वार हुआ था। उसके पेट से उसकी आंतें बाहर आती हुई दिख रही थी। दुश्मन ऐसा अक्सर करते थे। वो किसी एक को जख्मी करके बांध देते थे ताकि उसके साथी अगर उसे छुड़ाने आए तो या तो सबको एक साथ पकड़ लें या सबको एक साथ मार डालें। लेकिन हमारे इस साथी को तो कुछ ज़्यादा ही जख्मी कर दिया था। थोड़ी देर में तो वो खून के बहने से मर ही जाता। मैं दुविधा में था। अगर मैं उसे छुड़ाने जाता तो दुश्मन हमला कर देते। अगर मैं उसके पास जाता भी तो भी उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं उसके पास जाऊंगा, पर मैं अकेला ही जाऊंगा। अपने साथियों को रेडियो से कोई सूचना नहीं दूंगा। अगर मरा भी तो भी मैं अकेला ही मरूंगा। ऐसा फैसला करके मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा।
अभी मैं 10 कदम चला हूँगा कि अचानक से किसी ने मुझे पकड़कर एक पेड़ के पीछे सख्ती से जकड़ लिया। ये एक दुश्मन सिपाही था। मैंने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे अंग्रेजी में शांत रहने के लिए कहा। उसने कहा कि वो मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस 1 मिनट उसकी बात सुन ले। मैंने भी उसकी बात मान ली और उसकी बात सुनने लगा। उसने मुझसे कहा, अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी बस अपने उस साथी की तरफ देखते रहो, और मैं बता दूँ कि उसकी यह हालत हमने नहीं की है। मैंने भी अपनी हलचल बंद की और उसकी बात मान ली। मैं अभी भी शंकित था कि उसका इरादा क्या है, लेकिन अब मैं छूटा हुआ था, तो अगर वो कोई हरकत करता तो मैं तैयार था। हम दोनों ही मेरे उस साथी की तरफ देखने लगे। उसे देखते हुए लगभग 5 मिनट हो गए। आश्चर्य की बात थी कि वो इतना अधमरा था, लेकिन अभी भी जिंदा था। मेरे मुंह से निकल ही गया, इतना जख्मी और इतना खून निकलने के बाद भी ये जिंदा कैसे हो सकता है। तब उस दुश्मन सैनिक ने कहा, तुम पांचों का पीछा मैं काफ़ी देर से कर रहा हूँ। ये जो बंधा हुआ है, ये था ना सबसे आगे, ये मेरी नज़र से भी गायब हो गया था। फिर मुझे भी कराहने की आवाज़ हुई तो मैं यहाँ पर आया। और मैं तुमको बता दूँ, तुमको तो बस 5 मिनट हुआ इसे देखते हुए, मैं इसे आधे घंटे से देख रहा हूँ। ये ऐसे ही कराह रहा है। जितना खून इसका निकल चुका है उतना तो शायद शरीर में होता भी ना हो। ये तो बेहोश तक नहीं हुआ, इसीलिए मैंने तुमको रोका। ये कुछ गड़बड़ चीज़ है। उसकी बातें सही थी। कोई भी इंसान इतना खून निकलने के बाद, इतने गहरे जख्मों के बाद इतनी देर जिंदा नहीं रह सकता। मैं फिर से उस साथी की तरफ दूरबीन से देखने लगा। वो अभी भी सिर झुकाए हाँफ रहा था। अचानक से उस दुश्मन सैनिक के रेडियो पर उसके साथियों को कुछ संदेश आया। इससे हल्की सी रेडियो की स्टैटिक की आवाज़ हुई। मैंने देखा कि मेरे उस साथी ने शायद अपनी आंखें टेढ़ी करके हमें देखा। ऐसा लग रहा था उसे पता चल गया है कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे भ्रम हुआ। एक तो ये रेडियो की आवाज़ बेहद कम थी, ऊपर से वो इस हालत में नहीं था कि ऐसी हरकत कर सके। लेकिन मेरे पास चिंता करने की एक दूसरी वजह थी। ये दुश्मन फौजी, इसके साथी ज़रूर अभी रेडियो पर इससे हमारे बारे में पूछ रहे होंगे। इसी ने तो कहा था कि ये हमारा पीछा कर रहा है। इस बात को भांपकर मैं धीरे धीरे से वहाँ से सरकने लगा। वो दुश्मन फौजी रेडियो पर धीरे धीरे बात करने में व्यस्त था। एकदम से एक तेज़ आवाज़ आई, जैसे कोई चिल्लाता हुआ भाग रहा हो। हम दोनों ही वो आवाज़ सुनकर ठिठक गए। फिर हम दोनों का ध्यान उस बंधे हुए साथी पर गया। वो अपने दोनों हाथों को फैलाकर और चिल्लाता हुआ हमारी तरफ इतनी तेज़ी से आ रहा था कि वो नज़ारा देखकर मैं वहीं पर अकड़ सा गया। धीरे धीरे दूर जाने की वजह से मैं उस दुश्मन फौजी से अब तक थोड़ा दूर हो गया था, और मेरे वो साथी या वो जो भी चीज़ थी, वो लगभग 10 सेकंड में ही उतनी दूर से आकर उस दुश्मन फौजी पर झपट गया। उसने अपने पैने नाखून सीधा उसके पेट में गाड़ दिए और उसका लगभग वैसा ही हाल कर दिया। और फिर वो वहीं पर बैठकर उसको खाने लगा। उसको इस तरह लाश को चबाता देखकर मेरा ध्यान टूटा और मैं भागने का हुआ। मेरी हरकत से उस चीज़ का ध्यान भी मेरी तरफ हो गया, और फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और उस वजह से उसके दांत दिखने लगे। इतने पैने और नुकीले दांत शायद किसी जानवर के भी ना हो, और एक मुंह के अंदर इतने सारे दांत, यह असंभव था। और फिर एक और दिल दहने वाली चीज़ हुई। उसके मुस्कुराते हुए और मुझे देखते देखते ही उस चीज़ ने अपना रूप बदल दिया, और अब वो बिल्कुल उस मरे हुए दुश्मन फौजी जैसी दिखने लगी। फिर वो चीज़ मुस्कुराना छोड़कर वापस से उस लाश को खाने में व्यस्त हो गई। मैं वहाँ से भागा। कुछ दूर भागने के बाद मुझे अपने बाकी साथियों का ध्यान आया। मैंने उनसे रेडियो पर कहा कि ढूंढना छोड़ो, सीधा अपने मंजिल कैंप की तरफ भागो। 3 में से एक का ही जवाब मिला। इसके बाद मैं नहीं रुका। थोड़ा और भागने के बाद आखिरकार वो नदी दिख गई जिस पर हमारा कैंप था। मैंने जल्दी से नदी पार की। पार पहुंचकर मैंने पीछे देखा। वो चीज़ नदी के बिल्कुल उस पार खड़ी थी। मुझे देखकर वो फिर से उसी डरावने अंदाज में मुस्कुराने लगी, पर उसने नदी पार नहीं की। या तो वो पानी के पार नहीं आ सकती थी, या फिर जैसे नदी के पार का इलाका उसका नहीं था। वो चीज़ पलटकर फिर एक अजीब तरह से भागते हुए जंगल में गायब हो गई। उसका भागना ऐसा था जैसे एक पैर का लंगड़ा बेहद तेज़ी से भाग रहा हो। थोड़ी देर में मैं अपने कैंप पहुंच गया। मेरे बाकी के चारों साथी में से कोई नहीं मिला, न उनकी खबर आई। मैं समझ गया था कि शायद वो इस चीज़ का शिकार हो गए होंगे। कैंप में मैंने किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया।
वापस भारत आने के बाद मैंने उस देश और उस देश के जंगल के बारे में काफ़ी पढ़ा। मुझे पता चला कि उस जंगल के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर छलावा रहते हैं। ये बेहद चालाक और तेज होते हैं। अगर ये किसी का खून चख लें तो उनके जैसा रूप ले सकते हैं। इसी तरकीब का इस्तेमाल करके ये अपने शिकारों को फंसाते हैं। दादाजी की कहानी सुनने के बाद घर में सन्नाटा छा गया था। ऐसा कोई भी नहीं था जिसको यकीन ना हो, क्योंकि कहानी सुनाते समय दादाजी के चेहरे पर जो डर के भाव आ रहे थे, उससे सब पता चल रहा था कि दादाजी सच बोल रहे हैं। दादाजी ने हमें और भी कई भुतहा कहानियाँ सुनाई हैं, लेकिन ये कहानी दादाजी के चेहरे पर आए डर की वजह से हमेशा मेरी फेवरेट रहेगी।